हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम रैप। दोस्तों, आज की क्लास में हम हमारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 31 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट काउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस चैप्टर को भी हम एमसीक्यूज की हेल्प से कवर करेंगे, साथ के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता रहूंगा और एमसीक्यूज भी हम करते रहेंगे। इन्हीं एमसीक्यूज में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर भी दे दूं, अगर ये सेशन आप हमारी एग्जाम प्रेप वेबसाइट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड नहीं की है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। क्योंकि इन क्लासेस के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको ऐप के ऊपर ही मिलेंगे, और अगर किसी अदर कोर्स के अंदर भी आप एनरोल करना चाहते हैं, किसी पेड कोर्स के अंदर भी एनरोल करना चाहते हैं, तो वो भी ऐप के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट काउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि ऐसा कौन सा प्राइमरी रीजन था जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो अलग अलग अकाउंटिंग की ब्रांचेस को बनाया गया। क्यों ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही ऐड कर दिया जाए, या ऐड क्यों नहीं किया गया, ये आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग कह लो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह लो, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर केवल फाइनेंशियल टर्म्स ही ऐड की जाती हैं, फाइनेंशियल टर्म्स को ही ऐड किया जाता है। यहां पर डिसीजन मेकिंग को आप ऐड नहीं कर सकते हो कि किस प्रकार का डिसीजन लिया जाए या किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए। ये सभी चीजें ऐड हो सकती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो इसीलिए दो सेपरेट हमें अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्रिएट करनी पड़ी, एक हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर है डी, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या है, केवल फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर ही इंफॉर्मेशन को, डाटा को ऐड किया जा सकता है, कॉस्ट जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो संबंधित है आपके डिसीजन मेकिंग से। तो राइट आंसर है टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग को आप कॉस्टिंग के अंदर ऐड नहीं कर सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐड नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कॉस्ट अकाउंटिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट की तौर पर और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग शोज द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस बट लैक द इनपुट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग को ऐड नहीं किया जा सकता, यही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, ठीक है। इसी वजह से हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग से इंट्रोड्यूस किया। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इसीलिए हमने क्या किया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर देखा, सेपरेट ब्रांच के तौर पर देखा। अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग टू द प्रोड्यूसर्स प्रोस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर्स प्रोस्पेक्टिव व्हाट डज कॉस्ट प्राइमरी रेफर्स टू। तो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट का मतलब क्या है? तो वो सारे खर्चे जो प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर किए गए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। लेकिन एक कस्टमर के, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो सारे खर्चे जो किसी चीज को बाय करने के लिए किया गया है, वो सारे खर्चे उसके लिए कॉस्ट होता है। तो यहां पर क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है? प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड इन प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजंस। तो टू द प्रोड्यूसर्स cost means the total expenditure incurred to the produce the goods and deliver the service. It includes the items like material, labor, transport, energy, depreciation, etc. For consumers, cost means the purchase price, but producers focus on the प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। तो प्रोड्यूसर्स के लिए
कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पर किए गए डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस ही क्या कहलाते हैं? कॉस्ट कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट इज द की चैलेंज इन कॉस्ट एलोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग ए मल्टीपल प्रोडक्ट्स? अगर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके लिए कॉस्ट काउंटिंग के अंदर सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क क्या होता है? उसके लिए चैलेंजिंग टास्क यही होता है कि कैसे वो डिफरेंशिएट करे कि अलग अलग किस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आई है, किस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आई है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस के बिहार पर कॉस्टिंग करना वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है, और वहीं पर हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो हर एक प्रोडक्ट की सेपरेट कॉस्टिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द की चैलेंज इन कॉस्ट एलोकेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोड्यूसिंग द मल्टीपल प्रोडक्ट्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉपर एलोकेशन बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रिकॉर्ड्स। तो अलग अलग प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, और इसको हम इजी कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड कॉस्ट अकाउंटिंग बिगिन टू गेन इंपॉर्टेंस इन बिजनेस मैनेजमेंट? तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बिजनेस के अंदर कब पॉपुलर होना स्टार्ट हुई? तो ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के दौरान। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस एंड इंक्रीज्ड बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी। जब बिजनेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे भाई? पहले हम एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, अब मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया एक ही कंपनी ने, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? चेक करते हैं। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट एंड प्रोसेस, ये तो ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि हर एक प्रोडक्ट का और एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो अलग अलग प्रोसेस होती हैं, हर एक प्रोसेस पर कितना एक्सपेंस आ रहा है उसको डिटरमाइन करना, ये तो ऑब्जेक्टिव है। अगर आपसे पूछा जाए टू प्रोवाइड डाटा फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, भाई डाटा प्रोवाइड करता है किस प्रोडक्ट पर, किस प्रोसेस पर कितना खर्च आया, ताकि लॉन्ग टर्म में डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प मिले, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। सी ऑप्शन को देखते हैं, टू प्रिपेयर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई रोल नहीं है, तो यही सी ऑप्शन ही क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन को देख लेते हैं, टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट है उसको कंपेयर करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज कॉस्ट काउंटिंग हेल्प ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ रिसेशन और इंटेंस कंपटीशन? तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कंपटीशन या रिसेशन के दौरान कैसे मदद करता है? जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक स्टेप यानी कि हर एक प्रोसेस पर कितनी हमें कॉस्ट आ रही है वो हमारे पास एग्जैक्टली कैलकुलेटेड होती है। और जब इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उस टाइम पर हमारे लिए चैलेंज होता है कि कैसे हम अपने प्राइसेस कंपिटिटिव रखें। ठीक है, कैसे हम प्राइस को बढ़ने से रोकें। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जहां पर एक्स्ट्रा स्टेप्स हो रहे हैं या जहां पर हम कॉस्ट कट कर सकते हैं, तो हम उन स्टेप्स को चेक करके कि कहां पर ज्यादा कॉस्ट आ रही है, कहां पर हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकता है। सपोज कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग हम किसी जार के अंदर कर रहे हैं, वो कोई टीन भी हो सकता है, कोई जैसे कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो अगर हम पहले टीन का इस्तेमाल कर रहे थे तो टीन हमें मे बी कॉस्टली पड़ रही हो, तो वहां पर हम कांच इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे। कांच इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर हम प्लास्टिक की पैकिंग, या प्लास्टिक ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर टेट्रा पैक यूज करना स्टार्ट कर दें। तो ये डिफरेंट, हम अगर हमारे पास जो पैकिंग की कॉस्ट है वो कैलकुलेटेड है, तो उसके हम डिफरेंट मेथड्स देख सकते हैं कि अलग अलग पैकिंग मेथड्स पर जाने पर हमारी कॉस्ट कितनी कम हो सकती है, उनमें से कोई एक अल्टरनेट हम चूज कर ले। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किस में हेल्प करता है? इन्फ्लेशन के टाइम पर अपने प्राइसेस को
कॉम्पिटिटिव रखने में और कंपटीटर्स के कंपैरिजन में कम प्राइस रखने में हेल्प करता है। हम ये चेक कर पाते हैं कि हम कहां पर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, किस स्टेप पर हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कंप्लाइनिंग विद इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट की इनकम टैक्स की जो आईटीआर फिल करनी होती है उसमें हेल्प करता है, नहीं ये एडवांटेज नहीं है। मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं। उसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन, यस। तो ये एक एडवांटेज है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग व्हाट इज कंसिडर्ड एज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन कार मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है। फिर हम देखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो सब खर्चे, वो सब एक्सपेंसेस जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पर के लिए डायरेक्टली खर्च हुए हैं। फैक्ट्री के अंदर जो भी उसके उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर लगी हुई है, जो भी मशीनरी लगी हुई है, जो भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, वो सब खर्चे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। वो सब खर्चे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? वो सब खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से, तो वो सब क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी, तो उनकी सैलरीज का कॉस्ट किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो क्या होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। तो ऐसे ही जो लेबर कॉस्ट है, लेबर क्या होगी? डायरेक्ट होगी। मेटेरियल क्या होगी? डायरेक्ट होगी, ठीक है। मेटेरियल कॉस्ट क्या होगी? डायरेक्ट होगी। तो ऐसे ही करके हम यहां पर क्लासिफिकेशन देखेंगे मेटेरियल कॉस्ट की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो मेटेरियल जो कॉस्ट है उसमें कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है और कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सपोज यहां पर एग्जांपल है हमारा कार मैन्युफैक्चरिंग का। तो कार मैन्युफैक्चरिंग में इंजन बनाना, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना, बॉडी तैयार करना गाड़ी की, ठीक, उसके टायर्स, इन सब के ऊपर जो खर्च हुआ है वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या कहलाएगी? उसके अंदर अगर हमने ऑयलिंग वगैरह की है, लुब्रिकेंट वगैरह डाला है, तो वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, और वो सब खर्चा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगा। तो हम ऑप्शन को देखते हैं, cost of components like the engine, tires used in car is the direct cost. Direct material cost includes the all material that are the major part of the finished product. तो finished product का जो major parts होते हैं वही direct cost होती है। जैसे in car manufacturing parts like the engine, tire, steel frame etc are considered as the direct cost, और lubricant वगैरह क्या होगा? वो indirect cost होगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रोड्स असिस्ट इन प्रोडक्शंस बट डोंट फॉर्म द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते, तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एज द इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट भी अगर मान लो किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पर जो डायरेक्टली जो लेबर उसके ऊपर लगी हुई है वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या कहलाएगी? जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसकी जो सैलरी होगी वो क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? सैलरी पेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन द फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर जितनी भी लेबर लगी हुई है वो सारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो मैनेजर्स वगैरह साइड में बैठकर पॉलिसीज बना रहे हैं, सेल करने के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगे हुए हैं, वो अलग कैबिन के अंदर बैठे हुए हैं, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहलाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होंगी स्टाफ की सैलरी वो क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का सही एग्जांपल क्या है? सैलरी पेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन द फैक्ट्री।
तो इनडायरेक्ट लेबर रेफर्स टू द स्टाफ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और स्टोर स्टाफ. Their work support the production but not traceable to a specific unit of the productions. वो हेल्प तो करते हैं प्रोडक्शन में लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इसको इनडायरेक्ट के अंदर शामिल किया जाता है. तो डायरेक्ट लेबर में कौन शामिल होगा? जो वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में वो शामिल होंगे. उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ कोस्ट आर द एग्जाम What type of cost are expenses on rent, lighting and insurance in car factory? तो कार फैक्ट्री के अंदर रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस किस प्रकार का खर्च है? तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. ये प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में से डायरेक्टली संबंध नहीं है, प्रोडक्ट से डायरेक्टली पार्ट नहीं है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली पार्ट नहीं है. तो लाइटिंग, इंश्योरेंस, रेंट ये सभी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप? मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? तो एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी उसको कहते हैं. तो सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट को समझिए कि प्रोडक्शन की जो वॉल्यूम है यानी कि क्वांटिटी है, चाहे कितनी भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो, अगर कॉस्ट फिक्स है, वो खर्चा फिक्स है तो वो क्या कहलाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी. जैसे अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस प्रीमियम, तो चाहे आप 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करो चाहे 1 लाख करो, जो प्रीमियम बनता है वो आपको देना ही है, वो फिक्स है. उसके बाद मैं बात करूं रेंट. ठीक है, रेंट क्या है? आपकी जो भी फैक्ट्री है चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, वो रेंट आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. तो वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड कहलाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी. ठीक है, जैसे मैं कहूं कि लेबर कॉस्ट, ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करें तो हमें ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन कम करें तो हमें कम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके हिसाब से जो लेबर की कॉस्ट है. ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं मटेरियल कॉस्ट की, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा कॉस्ट आएगी. अगर कम प्रोडक्शन हो रहा है तो कम कॉस्ट आएगी. तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द अनचेंज विद द प्रोडक्शन वॉल्यूम. इंश्योरेंस प्रीमियम आर पेड इज द पार्ट ऑफ फिक्स्ड. ठीक है, इज द पार्ट ऑफ फिक्स्ड. Which of the following is an example of semi variable cost? Semi variable cost का मतलब क्या होता है कि ऐसी कॉस्ट जो फिक्स भी है और वो प्रोडक्शन के साथ क्या होगी? चेंज भी होगी. जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की कॉस्ट का जिक्र करता हूं. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ समझते हो? ठीक है, जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में डायरेक्टली एज ए लेबर इन्वॉल्व नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं. तो अगर हमारा प्रोडक्शन डबल हो गया, देखो अब जितना भी प्रोडक्शन है और हमारे मान लो 50 इंप्लॉइज हैं, तो प्रोडक्शन हो या ना हो उनकी सैलरी हमें हर महीने पे करनी ही है. तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया. लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन डबल हो गया तो हमें हमारी 50 इंप्लॉय से नीड फुलफिल नहीं हुई, हमने 10 इंप्लॉय और हायर किए. तो 10 इंप्लॉय और हायर हुए, क्यों? प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से. तो अब उनकी और एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ गई. ठीक है, यानी कि वो वही फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई. प्रोडक्शन घट जाए तो वही फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो सकती है? घट भी गई. तो उसको हम क्या कहेंगे? सेमी वेरिएबल. ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे. तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो मैंने यहां पर 3 पॉइंट समझाए हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट. तो इस पार्ट में हम यहीं तक कवर करते हैं. इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे, 3 से 4 पार्ट्स के अंदर, ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. हैव ए नाइस डे.